गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैक विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार और मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर अभी हिस्ट्री का चैप्टर के अंदर हम अभी आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमने अभी तक पीछे की जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर लुईस 16 अपना 1789 पर अपना एम्पायर संभालते हैं। जब वो एम्पायर संभालते हैं, देखते हैं उनके पास ट्रेजर में कितना है, कितना ट्रेजर है, कितना पैसा है। तो उनके पास कुछ पैसा तो होता नहीं है, तो वो डेप्ट में होते हैं, कर्जे में डूबे होते हैं। उस कर्जे को बचाने के लिए वो टैक्स बढ़ाते हैं लोगों को ऊपर। लोग इस चीज़ से हार कर थकार कर कोई टैक्स दे नहीं पाते हैं और राइट्स चालू कर देते हैं, दंगे चालू कर देते हैं। वो और टैक्स बढ़ाते हैं, जबकि टैक्स बढ़ाने का काम एक राजा का नहीं होता। एक पूरी मीटिंग बिठाई जाती है, लेकिन वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं और सब कुछ बढ़ा लेते हैं। हार थक के जब लोग इतना फोर्स करते हैं तो 1614 में आप देख रहे होंगे, 1614 के अंदर वो इस टैक्स को एक टैक्स की मीटिंग बनाते हैं, जिसमें वो सारे एस्टेट के, आपको एस्टेट बताया था कि एस्टेट क्या होते हैं, कि एक शेड्यूल सिस्टम था जिसमें एक सबसे बड़ा आदमी होता है जिसे हम क्लर्जी बोलते थे, फिर नोबल्स और फिर आते थे हमारे पीजेंट, किसान, हमारे एजुकेटेड पीपल्स। उन सबकी मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर सबको बुलाया जाता है। हर क्या कहते हैं, हर स्टेट से मेंबर्स बैठ आते हैं, कहीं से 300, कहीं से 300 और कहीं से 600। सब अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। तभी जो हमारा पीजेंट कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमेशा पिछले जितने भी आपने लॉज बनाए हैं उसमें आपने केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया है जो क्लर्जी हैं या नोबल हैं। इस बार हम चाहते हैं कि पीजेंट को भी वोटिंग का राइट्स होना चाहिए, क्योंकि वो जब बनाते थे, लॉ बनाते थे, तो उसके अंदर लॉ बनाने को किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री में लॉज बनाने के लिए, जैसे अपने इंडिया के अंदर है, अगर हम कोई प्रधानमंत्री या आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई भी हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम केवल सबको अधिकार देते हैं, चाहे कोई भी मेल हो फीमेल हो, सबको राइट्स होता है वोटिंग करने का। बट वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस को राइट थे, किस किस को नहीं थे। लुईस ने मना कर दिया कि किसी को राइट नहीं मिलेगा, जैसा पीछे फॉलो होता था हम भी ऐसे ही करेंगे। लोगों ने इस चीज़ का बहुत प्रोटेस्ट किया। क्या होता है फिर, वो वर्सटाइल के अंदर आप देखेंगे, वर्सटाइल के अंदर 20 जून को वो एक पूरी की पूरी अपनी पूरी मीटिंग तैयार करते हैं। आप जब देख रहे हो ना, ये पोस्टर देख रहे हो, ये वही है। इसको लीड करते हैं मीराबे और सोरियू। मीराबे और सोरियू इसको लीड करते हैं। सब अपने अपना एक बनाते हैं कि अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ये अब तक के पीछे का प्रीव्यू था। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। जब ये अपनी असेंबली बना रहे होते हैं, देखिए कोई भी असेंबली, अगर हम भी कहीं कोई सपोज आंदोलन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो कितने दिन कर लेंगे इकट्ठा भीड़ होकर? 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हार तक के। लेकिन जब कुछ काम वगैरह नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वही हो रहा था कि आप देखिए, वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सटाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल। मतलब कि जो बाकी की वर्साइल जो नेशनल असेंबली बनाने के लिए, कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिजी थे, लेकिन बाकी लोग जो गरीब लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं था, वो भूख से तिलमिला रहे थे। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, हार्वेस्ट नहीं था, देखिए पिज़्ज़े, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहा था, मतलब इधर जगह जगह राइट्स पैदा हो रहे थे। क्या हुआ फिर, हार तक के आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्वेस्ट एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू अ शॉप। अब हार जब तक लोगों से कंट्रोल हुआ, लेकिन जब कंट्रोल नहीं हुआ तो हार थक कर एक क्या कहते हैं, वुमेन की पूरी कहते हैं गुस्सा भी लोगों के अंदर इतना हो गया, तो औरतों की भीड़ एक शॉप के अंदर अटैक कर देती है, और उसी टाइम पर पेरिस के अंदर सारे ट्रूप्स में जितने भी हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। बेस्टाइल के अंदर सारे जितने भी भीड़ है। अब इस चीज़ से इतना इफेक्ट पड़ता है कि ना केवल पूरे बर्स्टाइल के अंदर, बल्कि बाकी और कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट चालू हो जाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर रिवोल्यूशन आ गया है। अब उस चीज़ को इंस्पिरेशन लेके बाकी लोगों ने भी चालू कर दिया। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, जब वो अटैक करते हैं, आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। देखिए, इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। गाँव से गाँव बढ़ता जाता है ये र्यूमर, ठीक है। और धीरे धीरे र्यूमर कहाँ तक पहुँचता है, आप एक वर्ड देख रहे हो यहाँ, देखो, चेटॉक्स। चेटॉक्स बोलते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके जो शॉर्ट MCQs आते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि चेटॉक्स का मतलब क्या है। तो आप यहाँ देखोगे चेटॉक्स का मतलब क्या है। आपको इजी वे में बताऊँ तो रिलेटिव ऑफ द किंग, जो किंग होता है या कोई नोबल है, जो बड़ा आदमी अमीर लोग हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं चेटॉक्स,
ठीक है, उन पे ऊपर हमला होता है। सबसे पहले लोग किस पे हमला करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं ना उन पर हमला करके सबसे पहले क्या बनाते हैं आप देखेंगे, लूटेड हाउडेड ग्रेन्स, बर्न डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे जितने भी अनाज हैं उनके लूट लेते हैं खाने के लिए, और सारी डॉक्यूमेंट जला देते हैं। अब पता है डॉक्यूमेंट्स क्यों जलाते हैं? देखिए डॉक्यूमेंट जलाने का बहुत बड़ा रीज़न है, जिन लोगों के पास, जैसे इन चेटॉक्स ने क्या कर रखा था, जिन लोगों की ज़मीन हड़प रखी थी, जिन्होंने जो ज़मीन लोगों की ले रखी थी, ठीक है, अब उसके डॉक्यूमेंट जलाने से इनके पास कोई प्रूफ नहीं रहा कि किसके पास किसकी ज़मीन है, तो सबको इनडायरेक्टली सबकी ज़मीन उनको वापसी मिल गई। दूसरा क्या होता है, अभी जैसे ही इतना प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है, हार थक कर लुईस 16 फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आप सब एक होल असेंबली वोट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास एक डिक्री एबोलिशिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। एक असेंबली पास होती है और बोलते हैं कि सारा फ्यूडल सिस्टम मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, सारी ऑब्लिगेशन जितनी मजबूरियाँ हैं, टैक्सेस हैं, सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, मतलब क्लर्जियों को उनकी अब प्रिविलेज नहीं मिलेगी। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, अब उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा। अब क्लर्जी, आपको बताया था क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च के अंदर फंक्शंस कराते हैं ना, जब पोप जैसे फादर बोलते हैं उनको, क्योंकि वो उस वक्त क्या था, पीजेंट जो थे, पीजेंट उनको टैक्स देते थे। अब देखिए आपने ऊपर दिखाया था ना, एक फ़ोटो आया था, ये देखिए, जैसे पीजेंट है हमारा, ये पीजेंट किसको टैक्स दे रहा है, एक क्लर्जी भी हो सकता है, ये नोबल मैन भी हो सकते हैं, इनको टैक्स देते थे। एक तो अनाज का जो इतना क्रॉप होती थी उसका 1/10 भी देते थे और बाकी गवर्नमेंट को भी देते थे। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में हार तक के लुईस ने इन सब का कैंसिल कर दिया कि ये नहीं, अब आप इनको आप टैक्स नहीं दोगे चलेगा। और इनके टैक्स ख़त्म हुआ और इनकी टाइट की प्रॉपर्टी एस्टेट जनरल के पास चली जाएगी। मतलब लोगों की भलाई के लिए अब जो बंदा खड़ा होगा वो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो बेचकर यूज़ करेगा पैसा के लिए। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसकी चर्च की पूरी प्रॉपर्टी को, वहाँ के जितने भी चर्च के पास जो प्रॉपर्टी थी ना फालतू की, उसको यूटिलाइज़ किया ना, बेचा, तो देखिए कितना पैसा बना, 2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स पता है था क्या होता है, करेंसी, ठीक है, 2 बिलियन लीवर्स उनको मिल जाता है। और हमारा इतने का ही कर्जा था, कर्जा ख़त्म। अब सोचो वो डेप्ट जो था इन्हीं से ख़त्म हो गया, प्रॉफिट में आ गई। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो जो जहाँ पे लॉस में चल रही थी, जहाँ कर्जे में थी, वो प्रॉफिट में आ गई। अब देखिए क्या होता है, नाउ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की तो अभी भी है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कि सबका एक काम करने का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए कि हमको इतने राइट्स हैं, हमको यहाँ इतना मिलना चाहिए, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं हमें करना है। तो एक पूरे के पूरे गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया। देखो अब अधिकार क्या थे, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब किंग का राज तो था। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पोस्टर्स आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी मतलब एक जज बनेगा। अब जज को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। हाँ, इनको समझने के लिए आप पहले समझ लीजिए एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं, पैसिव सिटीजन कौन होते हैं। देखिए एक्टिव सिटीजन कौन थे, जिन्हें वोट देने का राइट था। अब वोट देने का राइट किनको था, जिनकी एज 25 से अबव थी और मेल कैंडिडेट थे। मतलब मेल कैंडिडेट मतलब आदमी होना चाहिए जिसकी एज 28 से अबव होना चाहिए। बट एक कंडीशन और भी है, वो टैक्स पेबल होना चाहिए, वो टैक्स देने वाला होना चाहिए, उसी को राइट है। जो टैक्स नहीं देता उसको राइट नहीं है वोट देने का। यहाँ पर यही चीज़ का ट्विस्ट था। देखिए जो 25 साल से कम है, आप यहाँ देख रहे हो ना, जो 25 साल से कम है और वुमेन है वो पैसिव सिटीजन में आएंगे। ये कितने लोग थे जिन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं था, ये 3 मिलियन, इसमें 3 मिलियन मैन थे। कौन से मैन, जो टैक्स नहीं देते थे और 25 साल की कम उम्र के अलग बच्चे थे। अब एक्टिव सिटीजन कितने हैं, टोटल 28 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें केवल 4 मिलियन जो है वही एक्टिव सिटीजन है। अब टोटल मिला के मतलब 4 मिलियन ही जो लोग हैं ना वही वोट देंगे, बाकी कोई वोट नहीं देगा। ये शॉर्ट नोट में आता है, आपका पूछा जाता है कि हु वर द एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, तो ये क्या करते थे, ये अपना एक बंदा कैंडिडेट खड़ा करते थे, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स, और उनको वोट देते थे। जो एक जज बनता था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था, लॉ बनाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट किंग की पावर है हमारे पास अभी भी, बट कंट्रोल कर दिया गया है। क्या, अब देखिए किंग के पास पावर थी, किंग के पास कंट्रोल क्या कर गया, यहाँ से हमने एक वोट जो दिया था, यहाँ से आपको डायग्राम समझ आएगा। एक्टिव सिटीजन आए 15,000 मैन, इन्होंने वोट दिया, वोट दे के नेशनल असेंबली में वोट दिया। वोट ने क्या किया, एक जज, यहाँ पर देखिए
वोट ने क्या किया, एक जज बना दिया, सॉरी, इससे नेशनल असेंबली ने बनाया, यहाँ से एक वोट करके हमारे पास एक जज बना, और नेशनल असेंबली ने किंग की पावर, किंग को बताया कि आपका ये बन गया है अधिकार। किंग ने इनको कंट्रोल देने के लिए पूरा कंट्रोल इनके पास नहीं दिया, कंट्रोल बांट दिया, कुछ जज के पास गया, कुछ मिनिस्टर्स के पास गया, कुछ किंग के पास गया। मतलब जो पहले एक पावर थी किंग के पास, अब वो पावर डिवाइड हो गई सबके अंदर। तो वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर आपको बताता हूँ, ये लिखा है ना वीटो पावर, ये आपका नॉलेज पर्पज से बहुत ज़रूरी है। वीटो पावर एक पावर होती है एक किसी किंग के पास या जिसके पास भी होती है, जिसे एक एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार होता है। एक्स्ट्रा वोट देने का इट मीन्स कि वो खुद तो वोट दे सकता है, लेकिन एज अ किंग या एज अ पीएम, एज अ सीएम, ठीक है, एज अ गवर्नर, वो खुद भी एक एक्स्ट्रा वोट दे सकता है एक उस पद के लिए, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि अपने इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश आए थे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो केवल उन्हीं के पास राइट हुआ करता था एक वीटो पावर का। ऐसी हम उसकी बात करें यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो जो वहाँ का हेड होता है ना, अभी एनटीयू है, एनटीयू उनके पास राइट है केवल एक वीटो पावर का। मतलब अगर उनकी नेशनल असेंबली के अंदर अगर वोटिंग होती है ना, तो वो खुद तो वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो टाई हो जाता है, सपोज 100 लोग हैं वोट देने वाले, 50-50 से टाई हो गया, तो वो तब यूज़ की जाएगी वीटो पावर, वो टाई को ख़त्म करने के लिए। तो उसी टाइम पर केवल वीटो पावर यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं दौड़ कर क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो क्या था, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1789 में उनको आज़ादी मिली मोनार्क सिस्टम से। 1790 में मतलब 2 साल के अंदर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। द ऑब्जेक्ट क्या था, द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। ऑब्जेक्ट था द मेन पावर लिमिट टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की पावर को लिमिट कर देना, अनलिमिटेड पावर नहीं रहेगी, केवल उतना ही रहेगा जितनी ज़रूरत है। दिस पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द बैंड्स इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। सारी पावर को मिला के हमने कुछ पावर एक अलग पर्सन के हाथ में दे दी गई। वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जज एक अलग काम देखेगा, किंग अलग काम कर देखेगा, और जुडिशरी अलग काम देखेगी, अपनी लेजिस्लेशन अलग काम देखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो आपका जितना आपको यह है, ये वो देखा है कि किस किस को राइट है, किस किस को नहीं है, ये लिखना जरूर, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लिखना अपने पास एक एज अ शॉर्ट नोट अलग बना के लिख लेना कि हु इज़ द एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ऊपर इसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि सिटीजन एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, ओके। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो थे, एक उन्होंने जैसा अपने पास प्रेम्बल बना हुआ है ना, ऐसे ही इनके पास भी एक ऐसा बना हुआ था डिक्लेरेशन ओथ, इसके अंदर उन्होंने अपने पूरी राइट्स लिखे थे कि किस किस को क्या क्या राइट हैं, क्या क्या नहीं है। अभी राइट पढ़ेंगे क्या क्या है, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन यहाँ पर कहने का मतलब आदमी आदमी से नहीं है, एंड सिटीजन्स आदमी और औरत यहाँ सबसे रिलेटेड है। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनलिनिबल राइट्स। अब देखिए ये वाले राइट्स जो हैं जितने भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं। जैसे कि अब आपको मैं क्या बताऊँ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब आपको जीने का अधिकार, सबको जीने का अधिकार है। हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, अगर कोई बंदा किसी गलत जुर्म में गिरफ्तार हो जाता ना, मतलब निर्दोष भी अगर वो है, क्या आपको लगता है कि वो निर्दोष है, तो आर्टिकल 21 लगाकर गवर्नमेंट से अपनी सज़ा को कम करवा सकता है, क्योंकि उसे जीने का अधिकार है। वो अगर उसको यूज़ करे तो जीने का अधिकार को कम करवा सकता है। देखिए नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्पीच मतलब बोलने की, मतलब आपको अपनी बोलने की आज़ादी है। इट मीन्स ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, आपको अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी है। आप 20 लोगों के बीच में मीटिंग करने बैठ रहे हो तो आपको आज़ादी इसलिए है कि आप चाहे छोटे हो या बड़े, आपको अपना मत देने का अधिकार है। आप ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो, आप सोचो कि मैं किसान हूँ, इन बड़े लोगों की मीटिंग में कैसे बोलूँगा, नहीं, आपके पास अधिकार है अपना मत रखने का। वो बात अलग है कि उसे माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन सुनेगा हर कोई। नेक्स्ट आता है आपका सॉरी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन अपना मत रखने का अधिकार, सर मेरा ओपिनियन है, अपना सजेशन देने का अधिकार, सबको सजेशन देने का अधिकार है। इक्वलिटी बिफोर लॉ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि हर काम को करने से, जब भी आपका कोई भी लॉ बनता है या आपको कोई भी सपोज आप कोई कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में किसी के ऊपर केस हो गया, कहते हैं बड़ा आदमी होता है तो उसको तो पैसे दे के छूट जाता है, और जो छोटा आदमी तो बिना पैसे दे के छूट वो फंस जाता है। तो वही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब भी लॉ की बात होगी सब उसके लिए, उस जुडिशरी के लिए, जज के लिए सब इक्वल होंगे, अमीर या गरीब का कोई भेद नहीं करेगा। इंडिया के अंदर भी था ऐसा। आपको मैं छोटी सी एक बताता हूँ कि इंडिया के अंदर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो हमें बाद में लॉर्ड रिपन के टाइम पर ख़त्म हो गया था। ये क्या था कि इंडिया में जब ब्रिटिशर राज कर रहे थे ना, तो इंडियन जज नहीं हुआ करते थे, ये आपके यूरोपियन जज हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या था, लॉर्ड रिपन आते हैं, वो बोलते हैं कि जब इंडिया के अंदर एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है, तो इनको भी तो जज बनाया जाए। लेकिन इस चीज़ का विरोध किया ब्रिटिशर लोगों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर जज बन जाएंगे काले लोग, मतलब इंडियंस को काले बोलते थे वो, कि काले लोग जज बनेंगे और हमारा मतलब फैसला ये काले लोग करेंगे। इस चीज़ पे इतना भड़क गए थे ब्रिटिशर्स कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। बाद में इसका बिल लाया गया कि क्या होना चाहिए, लास्ट में फिर ये बोला गया कि हाँ कि जज तो ये बनेंगे, लेकिन जज लेने का फैसला केवल ज्यूरी लेगी। ज्यूरी मतलब होता है एक असेंबली बनाई जाती है, एक पूरी कुछ लोगों की टीम बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें 50% रहेंगे ब्रिटिशर्स, 50% ब्रिटिशर्स लेंगे, जो उनके पूरा फैसला आएगा वो जज सुनाएगा। जज के ऊपर पूरी पावर नहीं थी, तब जाके सब कुछ सही हुआ था। और इसी बिल की वजह से, इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर बनी, केवल इसी वजह से, क्योंकि लोगों के अंदर एक, अब इंडियंस के अंदर ही पावर ये आ गई थी इस चीज़ के लिए कि जब ये हमें काले गोरा का, हमें रेशियल इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर करते हैं, ये इतना काले गोरे का मतभेद करते हैं, देन फिर हमें भी अपने लिए एक यूनिटी बनानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक असेंबली बनाई थी, एक अपनी पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है फिर, ये उन्होंने कुछ लॉज बनाए, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, कि सबको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल एंड राइट्स, कि हर बंदे को जीने का, घूमने का, पैदा होने का, कहीं भी पैदा होने का अधिकार है, उसका मत है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड द इनअलाइनेबल राइट ऑफ मैन, दीज आर द लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंट ऑफ द ऑपरेशन। कुल मिला के यही है कि सबको अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का, और हर चीज़ खरीदने का, कहीं भी खरीदने का सबको अधिकार है। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी resides in the nation, no group or individual may exercise authority does not come from the people। मतलब देखो, पहले सोवरेनिटी का मतलब क्या है, संप्रभु। आप पे किसी चीज़ का फोर्स नहीं है, कि एक व्यक्ति पर किसी चीज़ का फोर्स नहीं होना चाहिए, ना ही किंग का, ना ही जुडिशरी का, ना ही लेजिस्लेचर का। अगर वो कुछ बोलता है तो वो अपनी ही सम्मति से बोलेगा, अपने पावर से बोलेगा, ना ही इसका इंटरनल प्रेशर होना चाहिए, ना ही एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, सबको आपको अधिकार है बोलने का, बस लेकिन ध्यान रहे कि इससे दूसरे को चोट ना पहुँचे, दूसरे के दिल को चोट ना पहुँचे। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, कि लॉ जो है, जुडिशरी केवल वही फैसले, ऐसी फैसले लेगी जिसमें सोसाइटी का भला होगा। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन पर्सनैलिटी और थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, वही इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको बताया था कि हर बंदे को राइट है बोलने का, करने का, और किसी भी लॉ को पास करने, किसी भी केस के अंदर अमीर गरीब की देखा नहीं जाएगी कौन कितना है। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल ऑयल, कहा ना, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, सबकी इच्छा के अधिकार, आपको हर व्यक्ति को उसका एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलेगा। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, कोई किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो दोषी न पाया जाए। तभी तो बोलते हैं कि पुलिस की, अभी अगर हम बात करते हैं ना कि पुलिस अगर किसी के घर आ जाते हैं तो हम खुद ही निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन सब अपने अपने माइंड में, कि इसके घर पुलिस आई थी, इसने कुछ कांड किया होगा। अरे ये भी तो हो सकता है भाई कि वो पुलिस किसी वजह से आई हो, किसी पूछने के लिए आई हो, कि अवार्ड देने भी तो आ सकती है कि भैया अवार्ड देने के लिए आया कि आपने इतना अच्छा काम किया। बस हमारे लोगों के मन में यही है ना कि हम, ये पुलिस घर पे आती तो ये समझ लेते हैं कि इसने ही कुछ गलत किया होगा। नहीं, जब तक कोई दोषी न ठहराया जाए अपने आप डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और पुलिस भी, डिसीजन लेने का काम पुलिस का भी नहीं है जब तक कोर्ट के अंदर पेशी ना हो जाए, जब तक कोर्ट ये ना बोल दे कि आप गलत हो, आप गिल्टी हो, तब तक कोई दोषी नहीं है, और ना ही हम सबको मानना चाहिए, ठीक है। इवन
एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, कि भाई सबको स्पीच बोलने का राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन सबका अधिकार है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इनडिसिमिलेबल, इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन द ऑल सिटीजन इन प्रपोर्शन टू दियर मीन्स। वही कि टाइज हटाकर सबका एक टैक्स बना दिया, जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी बना दिया ना, ऐसे ही बोला कि वहाँ भी सबको हटाकर टोटल एक ही टैक्स को देना पड़े, फालतू के टैक्स ना ही किसी बंदे को देना पड़े और ना ही किसी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए किसी नोबल मैन को या क्लर्जी को देना। केवल एक टैक्स बना दीजिए जो कॉमन रहेगा टैक्स सबके लिए। सिंस प्रॉपर्टी इज sacred and the inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity require it. In that case, a just compensation must be given in advance. देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर या गलती से आप उसका कोई भी, अगर सपोज कोई आपकी, हम अभी देखते भी हैं, कोई जज है गलती से किसी को उठा लाए, वो दोषी पाया गया और हमने रख दिया, जबकि वो निर्दोष था और हमने उसको बिना किसी सबूत के आधार पर हमने रख दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कंपनसेशन देगी। उसकी गलती की सज़ा गवर्नमेंट को खुद भुगतनी पड़ेगी, तो उसको कंपनसेशन के रूप में। ऐसा होता है जनरली कि अगर गलती से जज के पास भी, जज भी गलती से अगर फैसला सुना देता है, जज अपनी गलती मानता है और उसके ऊपर वो कहते हैं ना मानहानि का केस, तो अपनी गलती मान के उसको कंपनसेट करता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने आपको इतना नुकसान पहुँचाया, इसलिए हम आपको इतने रुपये अब एज अ कंपनसेट देते हैं। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ये तो केवल बहुत 12 है, इन्होंने बहुत लंबा लिखा होगा, लेकिन ये मेन है, मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ ताकि आपको बोला ये, हाँ, ये आपका होमवर्क भी यही है कि आप ये जितने भी है ना, इन सबको लिखोगे, क्या क्या राइट थे, पहला ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देन आपका होमवर्क है ये कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन कौन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि लुईस 16 कब माना, इसके अंदर आप पॉइंट निकालोगे, आपको खुद छांटना बता रखा है मैंने तरीका कि कैसे आंसर छांटने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको खुद आंसर लिखवा दूंगा तो आपको कभी करना नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले मैं आपको अभी के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाह रहा। आप ये सोचो कि सर हमें वर्क नहीं देते, नहीं, मैं इसलिए वर्क नहीं आएगा, आपको केवल क्वेश्चन देता हूँ, पूरा समझाता हूँ ब्रीफली ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ना कि अब के लिए। अभी मैं लिख के दे दूँगा, आप लिख लोगे, केवल लिख के ख़त्म कर दोगे, लेकिन आप अगर छांट के लिखोगे ना उसके अंदर आंसर, तो आपके अंदर आप 100 वर्ड भी देखोगे ना इसके अंदर 100, तो डेफिनेटली ये 10 तो आपके माइंड में आएंगे, 10 तो याद हो ही जाएंगे पढ़ते पढ़ते। और अगर मैं ऐसे लिख के दे दूँगा तो आपको एक माइंड में भी नहीं आएगा, आप तो केवल कॉपी कर दोगे, उसे कॉपी पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। लिखने का तरीका वही है कि आप देखिए, मैंने जो क्वेश्चन आपको दूंगा, सपोज मैंने आपको दे दिया कि वो क्या रीज़न थे जिससे लुईस 16 फाइनली राज़ी हो गया, तो आप लिखोगे कि यहाँ की ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे उन्होंने वर्सलाइल के अंदर ऐसे अटैक हुआ, लोग भूखे थे, लोग माने नहीं, उन्होंने हमले किए चिटॉक्स पर, कई लोगों पर, गांव टू गांव तक इसकी फैली, लास्ट के अंदर ये मान गया और 2 बिलियन की उसने ये क्या क्या एक्सेप्ट किया, वो लिखोगे आप। ओके, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।